हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एसएसटी के क्लास नंबर 8 को देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसको हम आज आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि ये क्लास जो है आज की आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जानने से पहले मैंने पिछली सेट में या पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है? तो होमवर्क में आपको यही था, तो उसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट में बताया। तो इसको मैं बता देता हूँ क्या है आज का क्वेश्चन होमवर्क वाला। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछा है। बिहार का सेक्स रेशियो जो है कितना दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए 943, बी 918, सी 935 और डी 916। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 जो है क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात। क्या बोलेंगे इसको? भारत का, पूरे भारत का जो है, देखिए पूरे भारत का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात, राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात, ठीक है, ये है 918। क्या है? तो ये बिहार का कुल लिंगानुपात है, ठीक है। 918 जो है कुल लिंगानुपात, मतलब लिंगानुपात मतलब होता क्या, ये बताइए पहले। तो ये पूरा भारत का जो था राष्ट्रीय औसत, पूरे भारत का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर 943 943 फीमेल, ठीक है। 1000 पुरुष पर 943 महिला, ये पूरे भारत का औसत है लिंगानुपात। और 918 जो है आपका बिहार का है, ठीक है। बिहार का क्या है? 918, अर्थात आपका लिखिए बिहार का लिंगानुपात, बिहार का ठीक है 1000 पर आपका कितना है इसमें? 918, 1000 आदमी पर 918 महिला, ठीक है। 935 क्या है? तो यह बिहार का शिशु लिंगानुपात है। क्या है? चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है आपका? तो 935 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात लिखिए, शिशु लिंगानुपात, बिहार का, ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे तक है। अब देखते हैं 916। तो यह बिहार का शहरी लिंगानुपात है। क्या है? शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का कितना है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? 918, इसका सही आंसर हो गया। ये था आपका होमवर्क। चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति, क्या है? बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति, थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक और सी अशोक और डी कनिष्क, ठीक है।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक। मौर्य सम्राट जो है अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, कहा? पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र, क्या है? मोगलीपुत्र नाम था जो। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है। ये क्या है? अजातशत्रु, इनके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति, क्या? प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। कहा? राजगिर, राजगिर, राजगिर उस समय क्या था? राजगृह था, उसको हम क्या बोलते हैं? अब राजगिर बोलते हैं। ठीक है। राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। कालाशोक, तो इनके समय में द्वितीय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या? ये द्वितीय, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था ये? तो ये 383 में, 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली। कहाँ? लिखिए वैशाली। अशोक का हो गया आपका तृतीय। ठीक है। और कनिष्क जो है, कुषाण शासक शासक कनिष्क, इनके समय जो है चतुर्थ का हुआ था। ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए, चतुर्थ बौद्ध, सॉरी, बौद्ध संगीति। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो आपका, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है। कश्मीर के कुंडलवन, देखिए कश्मीर कुंडलवन, कुंडलवन। प्रथम किसका हुआ था? तो अजात शत्रु द्वारा। ठीक है। उसके बाद कलाशोक, द्वितीय अशोक, तृतीय और कनिष्क चतुर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सड़क आजम, जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, सड़क आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है, निर्माण तथा रुपए का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? ठीक है। रुपए का प्रचलन और जीटी ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड जो है, इसका निर्माण जो है आपका किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर क्या होगा इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी। ठीक है। सूर्यवंश के संस्थापक थे कौन? शेरशाह सूरी। देखिए, सूर्यवंश के संस्थापक। ठीक है। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह ने बंगाल के सोनार गांव से लेकर, कहाँ से? बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। कहाँ से कहाँ तक? तो बंगाल के सोनार, बंगाल सोनार गांव से लेकर कहाँ तक? तो आपका पेशावर तक, पेशावर तक सड़के आजम का निर्माण कराया था। ठीक है। जिसे बाद में अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा। क्या कहा? ग्रैंड ट्रंक रोड। पहले क्या नाम था इसका? तो सड़के आजम। उसके बाद जब अंग्रेजों ने इसका शासन किया में आया, तो इसको क्या कहा? ग्रैंड ट्रंक रोड। इन्होंने क्या किया? तो चांदी का रुपया चलाया था। क्या? चांदी का रुपया। इस समय शेरशाह सूरी के समय जो है चांदी का रुपया, चांदी रुपया। ठीक है।
और जो है आपका तांबा का दाम चलाया था, क्या? तांबे का दाम, दाम तांबे का, ठीक है। अकबर देखते हैं ऑप्शन है, इन्होंने मनसबदारी, क्या है? मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लागू किया और दीने इलाही की शुरुआत की। किसकी? मनसबदारी और दीने इलाही, दीने इलाही, दीने इलाही की शुरुआत किसने किया? अगर आपको मिलता है क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, यह अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए माने जाते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रक प्रणाली, ठीक है। और अस्थाई सेना के लिए, अस्थाई सेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली और अस्थाई सेना के लिए कौन जाने जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या तो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, क्या? सांकेतिक मुद्रा, जिसको हम टोकन करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा। जो कि आपका ये विफल रही थी, क्या? विफल रही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका हो गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। अगला क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? औपचारिक घोषणा जो है किस तिथि को की गई थी? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 12 दिसंबर 1911। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहा तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक हुआ था, ठीक है, जिसमें ऐतिहासिक क्या तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा किया गया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और 20 जुलाई 1905 को क्या, तो इस दिन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन घोषणा, बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ? तो आपका 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो इस दिन बंगाल विभाजन जो है प्रभावी रूप से लागू हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन लागू, बंगाल विभाजन लागू, विभाजन लागू कब हुआ था? आपका 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन पूरे बंगाल में जो है इसे शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। शोक दिवस, शोक और राखी, शोक और राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब? तो आपका 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार, देखिए दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1913 में पटना में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति, क्या है? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी प्रफुल्ल चाकी, सी रविंद्रनाथ सान्याल और डी बैकुंठ शुक्ल और डी क्या हो गया आपका? तो अनुत्तरित प्रश्न। क्या ये अनुत्तरित प्रश्न है या फिर ये चारों में से कोई एक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल,
इन्होंने क्या किया, तो पटना में जो है क्रांतिकारी संस्था जो थी अनुशीलन समिति, उसकी स्थापना जो है किए थे। ठीक है। और बंगाल की एक प्रमुख क्रांतिकारी संस्था है, ये क्या है, अनुशीलन समिति जो है आपका बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य युवाओं को क्या करना था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना था। ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना किसका क्या था, तो अनुशीलन समिति का जो है कार्य था। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जो है ये इनको 1918 के मुजफ्फरपुर बम कांड में, क्या, मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड, मात्र 18 वर्ष के थे जब ये, तो इनको क्या कर दिया गया, तो फांसी दे दी गई। ठीक है। अब देखते हैं प्रफुल्ल चाकी, ये खुदीराम बोस के साथी थे। खुदीराम बोस के साथी कौन थे, तो प्रफुल्ल चाकी थे, जिन्होंने पुलिस के घिरने के बाद क्या कर लिया था, तो अपने आप मतलब खुद से गोली मार ली थी अपने आप को। ठीक है। तो खुद से गोली मारने वाले आपका प्रफुल्ल चाकी हुए थे। बैकुंठ शुक्ल कौन थे, इन्होंने क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष, क्या, फणींद्रनाथ घोष जो भगत सिंह के खिलाफ सरकार गवाह बन गए थे, ठीक है, उनकी हत्या किया था। किसने, तो बैकुंठ शुक्ल ने क्या किया, तो जो भगत सिंह के खिलाफ जो है सरकार अदालत में गवाही दिए थे या गवाह बन गए थे, उनको मारने का काम या फिर उनकी हत्या करने का काम किसने किया था आपका, तो बैकुंठ शुक्ल ने किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है, कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन ए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब्रह्मदत्त। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये व्यक्ति जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। क्या, दूसरे सत्याग्रही, जो कि बीपीएससी जो है इसके इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो है कई बार पूछ चुका है अब तक। जो है ये क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपको कभी भी पूछ सकता है। ठीक। विनोबा भावे जो थे, देखते हैं ऑप्शन ए, गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। क्या, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था किसको, विनोबा भावे को। ठीक है। जिन्होंने पनवार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, तो आपका पनवार आश्रम जो कि महाराष्ट्र से है। ठीक है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। ये बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 से हुआ था, 1928 में, तो ये उनसे जुड़े थे। किससे, तो बारदोली सत्याग्रह से। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे। ठीक है। ब्रह्मदत्त, ये व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही, सत्याग्रही देख सकते हैं। पहला कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरा हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा हो गया ब्रह्मदत्त। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है किस महासागर से है। ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। क्या होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। ठीक है। क्या होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो है बेसिन ज्वालामुखी और भूकंपों का सबसे सक्रिय क्षेत्र है। क्या है, सबसे सक्रिय क्षेत्र है। इसे ही प्रशांत महासागरीय और अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निवलय। रिंग ऑफ फायर जो है आपका किसको कहते हैं, तो आपको किसको कहते हैं, जो कि आपका प्रशांत महासागर के चारों ओर और बेसिन ज्वालामुखियों और भूकंपों का सबसे सक्रिय क्षेत्र है प्रशांत महासागर। इसे ही प्रशांत महासागरीय अग्निवलय कहा जाता है। और दुनिया का जो है लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है आपका, तो यहीं पर है। 75% सक्रिय
सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है आपका? तो आपका प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर देखते हैं ऑप्शन ए, ये अपनी मध्य अटलांटिक कटक, क्या है? मध्य अटलांटिक कटक, और एस आकार के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो एस आकार, लिखिए एस आकार के लिए कौन जाना जाता है? तो आपका अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है आपका किसी देश के नाम पर पड़ा है। जैसे हिंद महासागर, हिंद मतलब हिंदुस्तान, जैसे भारत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो इसको लिखिए भारत के नाम पर पड़ा कौन सा है? तो हिंद महासागर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है आपकी केवल एक ही राज्य जैसे महाराष्ट्र में पड़ी हुई है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता और डी सह्याद्री पश्चिम घाट। क्या सही होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या? ऑप्शन नंबर सी अजंता। यह पर्वत श्रेणी जो है पूरी तरह से केवल महाराष्ट्र राज्य, कहाँ? केवल महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र में है, ठीक है। जो कि औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, कहाँ? औरंगाबाद, औरंगाबाद और छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? संभाजीनगर, औरंगाबाद और संभाजीनगर स्थित है, ठीक है। अरावली पर्वत, तो ये जानते हैं कि यह गुजरात से शुरू होकर कहाँ जाती है? आपका हरियाणा, राजस्थान होते हुए आपकी दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ तक? अरावली पर्वत जो है आपका गुजरात से होकर, गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, उसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, यहाँ तक जो है फैली हुई है। जो कि विश्व की क्या है ये? तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक कौन सी है? अरावली पर्वत, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी, लिखिए विश्व की सबसे पुरानी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। सब पूरा को देखते हैं। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। कहाँ तक? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच, चाहे लिख लीजिए महाराष्ट्र, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, यहाँ तक जो है आपकी फैली हुई है, ठीक है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को देखते हैं। तो यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, कहाँ तक? गुजरात से लेकर, गुजरात से तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, गुजरात से होते हुए तमिलनाडु और केरल, जो कि टोटल 6 राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर 6 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। 6 राज्यों में फैली हुई है। राज्यों में फैली हुई कौन? सह्याद्री पश्चिमी घाट, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है या निकाली गई है? ठीक है। बिहार के पश्चिमी भाग में सिंचाई जो होता है, जो कि प्रसिद्ध है त्रिवेणी नहर, वो किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है कोसी, बी गंडक, सी बागमती और डी सोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गंडक, ठीक है। क्या होगा? गंडक। त्रिवेणी नहर जो है आपका पश्चिमी चंपारण जिले से, कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिले में भैंसा लोटन, क्या नाम है इसका? भैंसा लोटन, जिसे हम वाल्मीकि नगर से जानते हैं, वहाँ से आपका निकलती है या फिर निकाली गई है।
और यह बिहार की जो है पुरानी महत्वपूर्ण नहर है। क्या है? बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण नहर। कहाँ से निकलती है? लिखिए इसको। पश्चिम चंपारण जिले में आपका है भैंसा लोटन। भैंसा भैंसा लोटन, जिसे हम वाल्मीकि नगर नगर वाल्मीकि नगर से जानते हैं, यहाँ से निकलती है। और सबसे पुरानी लिखिए, सबसे नहीं, बहुत पुरानी नहर में से एक है, या नहर है। ठीक है। कोसी नदी क्या है? तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। इस बाढ़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्या है? कोसी नदी। यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। क्या है? तो मार्ग जो है बदलने के लिए कुख्यात है। इससे जो है पूर्वी कोसी नहर निकलती है। क्या? पूर्वी कोसी नहर जो है आपका किसे निकलती है? कोसी नदी से। बागमती, यह नेपाल से निकलती है। बागमती नेपाल और बाढ़ के लिए जानी जाती है। नेपाल से निकलती है और बाढ़ के लिए जानी जाती है। सोन नदी, सोन जो है आपका, सोन नहर आपका बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर प्रणाली है, जो कि आपका 1874 से आपका है। ठीक है। जो दक्षिण बिहार, जो भी रोहतास, भोजपुर, ठीक है, जो भी आपका उधर एरिया पड़ता है, सबको सींचने का काम कौन करती है? तो सोन नहर। ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976, बी 74वें संविधान संशोधन 1978, सी 52वें संविधान संशोधन 1985, डी 86वें संविधान संशोधन 1902। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जानते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या था? जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। इसी के द्वारा जो है क्या किया गया था? प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, जो था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। ठीक है। प्रस्तावना में अब तक जो है आपका केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो था आपका 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। 46वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो था, पहले क्या था ये? तो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर क्या कर दिया गया? तो विधि का अधिकार कर दिया। क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 300A में है। क्या है? देखिए, अनुच्छेद 300A में। ठीक है। क्या है आपका? तो ये है मौलिक अधिकारों से जो है आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। लिख लीजिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर हो गया। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या हुआ? इसके तहत जो है आपका 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानूनी को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल, लिखिए दल बदल, इसको जोड़ा गया। ठीक है। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसके द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार कर दिया गया। ये अनुच्छेद आपका किस में है? तो 21A में। अनुच्छेद 21A में क्या है आपका? तो मौलिक अधिकार किसको बना दिया गया? शिक्षा का अधिकार को। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भारत के, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, और लोकसभा अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अनुच्छेद 118 के क्लोज नंबर 4 में, अनुच्छेद 118 के क्लोज 4, ठीक है, के तहत क्या है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी इसको क्या कर सकते हैं? अध्यक्षता के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो ये संविधान के 108 के तहत क्या है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत 108 के तहत संयुक्त बैठक को क्या करें, बुलाते हैं या फिर आहूत करते हैं, और इसका जो है अधिकार राष्ट्रपति के पास, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वे क्या करते हैं? अध्यक्षता नहीं करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सिर्फ बैठक बुलाते हैं, लेकिन वह अध्यक्षता नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वे कभी भी संयुक्त राष्ट्र की जो है अध्यक्षता ये भी आपका नहीं करते हैं। कौन? तो उपराष्ट्रपति भी अध्यक्षता का कार्य नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री तो इसके कोई इसका रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए देखते हैं अगला। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, वित्त आयोग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग गठन करते हैं। क्या करते हैं? एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का जो है बंटवारा करने का सिफारिश करना। क्या होता है? टैक्स की बंटवारा करने की सिफारिश करना। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत आता है। अनुच्छेद 280। निर्वाचन आयोग ऑप्शन है, तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग नंबर 15, भाग 15 अनुच्छेद कितना? तो 324, भाग 15 अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का किसमें है? तो इसका उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 315 में है। किसमें है? अनुच्छेद 315 में क्या है? तो यूपीएससी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो यह अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 लिखिए, अनुच्छेद 338 में क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था? सही आंसर क्या होगा? नरसिम्हन समिति, विजय केलकर समिति, राजा चलैया समिति, या फिर तेंदुलकर समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विजय केलकर समिति। ठीक है, क्या होगा? विजय केलकर समिति, ऑप्शन नंबर बी। विजय केलकर समिति जो है 2005 में केलकर स्टॉक फोर्स ने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया? तो जीएसटी लागू करने की सबसे पहली ठोस सिफारिश की थी। ठीक है, कौन? विजय केलकर समिति ने। नरसिम्हन समिति क्या है? तो यह भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में से संबंधित या फिर सुधारों में किया गया था। क्या है? भारत का आपका बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, नरसिम्हन समिति के द्वारा। ठीक है, राजा चलैया समिति, तो यह 1991 के ऐतिहासिक कर सुधारों, क्या है? टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। ऐतिहासिक कर सुधार लिखिए, कर सुधार से, कर सुधार संबंधी। तेंदुलकर समिति, यह भारत में गरीबी रेखा
क्या है, गरीबी लेखन का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तेंदुलकर समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा के आकलन, गरीबी रेखा के आकलन। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में गरीबी हटाओ, क्या है, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा जो है आपका पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री कौन थे इसमें समय, इंदिरा गांधी, जो कि 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। क्या दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। जो चौथी योजना का समय था, क्या था, चौथी योजना का समय था। और आपका लेकिन योजना ने आपका आधिकारिक तौर पर गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1974 से लेकर 1979 तक चला, का मुख्य लक्ष्य क्या, मुख्य लक्ष्य बनाया। और बीपीएससी और अन्य आयोग, ठीक है, हमेशा पांचवी योजना की को ही सही उत्तर मानते हैं। क्या मानते हैं, जो भी आपका बीपीएससी है या फिर जो भी है, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख मिला है, लेकिन जो है आपका आयोग मानता है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, जो भी आपका आयोग मानता है, किसको मानता है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को मानता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, भारतीय भौतिक विज्ञान के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि की चाल अधिकतम जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है, या किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए निर्वात, बी वायु गैस में, या फिर सी जल द्रव में, या फिर डी इस्पात ठोस में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इस्पात ठोस में। क्या होगा, इस्पात ठोस में। ध्वनि की चाल जो है ठोस पदार्थों में सर्वाधिक होती है। इस्पात जैसे या स्टील, एल्युमिनियम, ये सभी जो है आपका ठोस हैं, यह सबसे अधिक लगभग 5000 प्लस मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, क्योंकि इसके ठोस के कण बहुत क्या होते हैं, आसपास होते हैं, इसलिए क्या होता है इसका, तो इसमें अधिक होती है। निर्वात में क्या होता है, निर्वात ऑप्शन ए, तो निर्वात में जो है ध्वनि का यांत्रिक तरंग, क्या है, यांत्रिक तरंग, तरंग है, इसे चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है। और प्रकाश जो है निर्वात में आपका सबसे तेज चलता है। निर्वात में कौन चलता है, तो देखिए प्रकाश चलता है, प्रकाश। वायु या फिर गैस में, तो गैसों में जो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम किस में होती है, तो ध्वनि की आपका किस में, ध्वनि की चाल जो है सबसे कम किस में होती है, तो वायु या फिर गैस में। ठीक है, लगभग इसमें कितना होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें कितना था, तो इसमें था 5000 प्लस मीटर प्रति सेकेंड की चाल थी। ठीक है, जल द्रव में देखते हैं, तो द्रव में जो है चाल क्या है, गैसों से अधिक होती है किसमें, तो द्रव में। गैस से अधिक करेंगे, तुलना करेंगे तो आपका किसमें होती है, तो जल में होती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से एक भौतिक राशि सदिश राशि जो है नहीं है, इसमें से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए बल, वेग, विस्थापन, आयतन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयतन। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है, और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, अन्य राशियां जो है इसका कौन, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, इसका कौन सा है, इसका आपका है। ठीक है, फोर्स का देखते हैं, ऑप्शन ए, तो फोर्स जो है आपका और वेग और विस्थापन तीनों जो है, ये तीनों क्या है, तीनों सदिश राशियां हैं। क्या है, सदिश राशि।
ठीक है। सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ आपका साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है? परिमाण के साथ आपका दिशा भी होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सदिश। और जिसको आपके पास क्या है, परिमाण नहीं है और उसका कोई दिशा नहीं है, सॉरी, जिसको केवल परिमाण है और दिशा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे अदिश राशि। तो इसमें क्या बोला था कि नहीं है, नहीं का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या है कि रसोई में उपयोग होने वाले खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का जो नाम है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसको क्या है, बेकिंग सोडा का आपका ये नाम है, रासायनिक नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका पर सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग बेकरी जैसे केक और ब्रेड ये सब बनता है ना, उसको फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पेट की अम्लीय एसिड जो है दूर करने और एंटासिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो एसिड और एंटासिड के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3। ये क्या है? तो ये आपका धोने का सोडा, सर्फ वर्फ जो होता है आपका धोने का सोडा, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट का सोडा। अब देखते हैं आपका सोडियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र होता है NaCl। जैसे आप नमक खाते हैं जो, वही है क्या? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। साधारण नमक जो है आपका सोडियम क्लोराइड कहलाता है, साधारण नमक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह बुझा हुआ चूना होता है। क्या? बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होने वाली बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ए ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और इथेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मीथेन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है। मीथेन जो है CH4, इसको क्या बोलते हैं? इसका सूत्र है आपका CH4। बायोगैस या फिर गोबर गैस पशुओं के अपशिष्ट और जैविक कचरों के क्या? तो पशु का जो है अपशिष्ट और जैविक कचरे अवायवीय अपघटक से बनते हैं। किससे बनते हैं? अवायवीय अपघटन से बनते हैं, जिसमें लगभग 50 से 75% मीथेन गैस होता है। क्या होता है? 50 से 75% गैस आपका 50 से 75% गैस मीथेन गैस होती है। इसे एक बेहतरीन और स्वच्छ ईंधन बनाती है। क्या बनाती है? बेहतरीन और स्वच्छ ईंधन बनाती है। जिसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध होता है। क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध होता है। ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन। ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन ये जो क्या है? तो ये आपका LPG जो आपका रसोई घर में खाना बनता है उसका मुख्य घटक है। LPG। LPG का मुख्य घटक क्या है आपका? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल जो है सामान्यतः कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 120, 60, 15 से 20 या फिर 2 से 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। ठीक है। RBC जो है आपका रेड ब्लड सेल, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइटिस्ट इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटिस्ट का निर्माण कहाँ होता है आपका? ये बताइए। तो जिसका निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ होता है। और इनका जीवन काल जो है 100 से 120 दिनों का होता है। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ होता है? तो इनकी मृत्यु जो है स्प्लीन में होता है। कहाँ? स्प्लीन।
यकृत में होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन को? तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं बीसीडी क्या है। तो ये जो है आपका तीनों गलत हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका जो होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, उनका जीवन काल जो है अलग अलग प्रकारों के अनुसार 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक हो सकता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है कि औषधीय गुणों से युक्त हल्दी, टर्मरिक जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तना से, फल से या फूल से? जो है आपका हल्दी है उसका जड़ से फल जो मिलता है, या फिर पौधा, या फिर आपका तना से, या फिर फल से, या फिर फूल से? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तना, जो कि यह जमीन से नीचे जो है, निचली परत जिसमें जमीन में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? तना, तना बोलते हैं। तो उसी से आपका ये क्या होता है, बनता है, ठीक है, या फिर मिलता है। हल्दी हो गया आपका, आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी क्या है? तो भूमिगत तने हैं, ठीक है। हल्दी एक क्या है? तो प्रकंद, प्रकंद जिसको हम बोलते हैं, जो तने की एक प्रकार है। क्या है? तने की एक प्रकार है प्रकंद, उससे प्राप्त की जाती है हल्दी, ठीक है। तो तना से क्या क्या बताया मैंने? आलू, प्याज, लिख लीजिएगा सब लोग। तो ये तो आम बात है, गांव के एरिया या जहाँ भी आपका आप देखते होंगे खेती होता है, तो आलू जो है जमीन की निचली परत से आपको मतलब उगाया जाता है। जड़ क्या है? जड़ किसको बोलते हैं हम लोग? तो जड़ जो है आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सभी जड़ है। क्या है? जड़ है। तो जड़ से क्या हो गया आपका? रूट से देखिए, गाजर, गाजर, मूली, सलजम, मूली, सलजम, सलजम हो गया, ये सभी क्या है? जड़ का हो गया। तना का मैंने बता दिया, आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी हो गया। फल क्या है? तो फल से, और फल और फ्लावर, फ्रूट और फ्लावर जो है पौधे के पुष्प और कलिका है। कहा है? तो पौधे के पुष्प और कलिका से प्राप्त क्या होता है? तो फल और फूल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सही, बी। चलिए देखते हैं अगला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्योटो प्रोटोकॉल जो है का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, ओजोन परत का संरक्षण, बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, सी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, और डी, खतरनाक रसायनों के व्यापार पर रोक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? कि ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। 1997 में जापान के क्योटो शहर में, क्या 1997 के में जापान के क्योटो शहर में यह संधि जो है अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस जैसे गैसों की उत्सर्जन को कटौती करना। क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओजोन परत का संरक्षण, तो ये इसके लिए आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हुआ था। लिखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आर्द्र भूमियों का संरक्षण, तो इसके लिए आपको 1951 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन जो है 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क जो जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? क्या है? हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में निर्माण हुआ था इसका, या फिर इसकी स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान में पूछ रहे हैं कि नाम क्या है।
ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राजस्थान उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर सुंदरबन उद्यान। सही आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना के समय जो है हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। इसको जब इसकी स्थापना हुआ था तो हैली नामक कहा जाता था। बाद में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी से पर्यावरणविद क्या हो गया? पर्यावरणविद बने जो है जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। ठीक है। वर्तमान में इसे फिर से रामगंगा नेशनल पार्क से जाना जाता है, या फिर रामगंगा नेशनल पार्क का नाम से देने की चर्चा है, क्योंकि रामगंगा नदी के बीच में ये बहती है, इसलिए इसको सोच रहा है जो कि इसको नाम जो है बदल कर क्या कर किया जाएगा, आपका चर्चा में है, अभी हुआ नहीं है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए, यह असम में है। कहाँ पर है? असम में, जो कि एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग गेंडा, एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध क्या है? काजीरंगा। गिर राजस्थान क्या है? तो गिर आपका इसमें है नहीं लगभग। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो यह गुजरात में एशियाई शेरों के लिए, कहाँ? गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर, एशियाई शेर। चलिए देखते हैं अगला। किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती किस वर्ष किया था? सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है किस सन में किया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर क्या? सोनपुर मेला, देखिए सोनपुर मेले के अवसर पर किसकी जो है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। ठीक है। ताकि जमींदारों के लिए अत्याचारों के खिलाफ जो है किसानों को एकजुट किया जा सके। ठीक है। किसके लिए? तो आपका जमींदारों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए इसका उद्देश्य था। 1927 में क्या हुआ था? इस वर्ष जो है साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन जो है आपका, साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है, इसका गठन हुआ। और क्या है 1936, देखते हैं 1936। तो इस वर्ष जो है लखनऊ में स्वामी जी की अध्यक्षता में, क्या किसकी अध्यक्षता में? स्वामी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, गठन हुआ। दोनों तिथियों के लिए आपका देखेंगे तो आपका जो है बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 1936। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना पूछ सकता है कि कब होता है, तो 1936 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील पक्षी, क्या है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी जमुई, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय में। कांवर या कांवरताल इसको बोलते हैं, कांवर या कांवरताल झील एशियाई सबसे जो है गोकुल झील है। ये क्या है? सॉरी, गोकुल झीलों में से एक है। क्या है? गोकुल सबसे बड़ी गोकुल झीलों में से एक है, जो कि 2020 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी रामसर साइट का दर्जा मिला था। कब मिला था? 2020 में। ठीक है। यह बिहार का पहला और वर्तमान में एकमात्र रामसर साइट है। क्या है? वर्तमान में एकमात्र, या लिख लीजिए एकमात्र रामसर साइट, एकमात्र रामसर साइट। ठीक है। जमुई, यहाँ जो है नागी नटकी, क्या है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, नागी नकटी।
नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? जमुई में है। हाल ही में इन्हें भी क्या किया गया है, तो रामसर साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। लेकिन आधिकारिक दर्जा जो है कांवर को हो चुकी है। कांवर झील को जो है आधिकारिक दर्जा जो मिल चुका है, लेकिन ये अभी क्या है, इसको आपका प्रस्तावित किया गया है अभी। भागलपुर देखते हैं, यहाँ विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला मांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला विक्रमशिला मांगे मांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। पूर्वी चंपारण, यहाँ ऐसा कोई प्रसिद्ध अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसा कोई प्रसिद्ध अभ्यारण्य नहीं है। पश्चिमी चंपारण जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट पूछ रहा है कि लगभग कितनी प्रतिशत है? ए 73.20, 61.80, 51.50 या फिर 63.80। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 61.80। क्या हो जाएगा? 61.80। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है आपका? इतना है, जो कि देश में सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है आपका? तो ये बिहार में है। सबसे कम लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है आपका? तो बिहार में हो गया। और ये क्या है? 71.20। तो यह बिहार की पुरुष साक्षरता दर से क्या है? पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर, बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.20। और 51.50 क्या है? तो यह बिहार की महिला साक्षरता दर है। क्या है? महिला साक्षरता दर। साक्षरता दर। और डी क्या है आपका? 63.80। तो ये किसी का नहीं है, ठीक है, ये गलत है। चलिए देखते हैं अगला। ये अब आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि मैंने एक जानबूझकर डाला है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पूछ रहा है पेपर को ये लिखा जाता है, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोनों का नंबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तभी आप ऐसे सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पी का मतलब, पी किस पर आता है ये बताइए। तो पी आता है 16 पर, एक कितने पर आता है? 1 पर, पी फिर 16 पर, और ई कितने पर आता है? 5 पर, और आर कितने पर आता है? 18 पर, ठीक है। अब देखते हैं इधर ओ कितने पर आता है? 15 पर, जेड कितने पर आता है? 26, और क्या है, एक 15 कितने पर, सॉरी ओ 15 पर आता है, और डी कितने पर? 4 पर, और क्यू 17 पर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसके साथ। देखिए इधर 16 है, इधर 15 है, क्या किया है? -1। इधर देखिए 1 है, इधर क्या है? 26 है, फिर 1 से 26 जाने के लिए -1, इसमें भी -1, 16 से 15 -1, मतलब क्या है, सब में -1 किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पेंसिल में -1 कर देंगे। तो पी कितने पर होता है? 16 पर होता है। ई कितने पर होता है? 5 पर होता है। एन कितने पर होता है? 14 पर होता है। सी कितने पर होता है? 3 पर। आई कितने पर? 9 पर। एल कितने पर? 11 पर। अब दोनों सब में से एक एक कर दीजिए माइनस, तो एक कितने करेंगे? तो 15 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 10। अब देखिए 15 पर क्या होता है? तो 15 पर होता है आपका क्या? ओ होता है। ओ से स्टार्ट होगा, पहली बात ये गलत हो गया, ओ से ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद 4 पर कौन सा है? तो डी है आएगा। देखिए इसमें ई है, ये भी कट जाएगा, इसमें से कोई एक होगा।
13 नंबर पर क्या होता है, एम होता है। ऊपर देखिए एन दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला क्या है आपका, तो दोस्तों ये था आज की क्लास, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी आपने देखा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप एक बार जो है दोबारा देख सकते हैं, और जो है आपको साथ ही नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाएंगे तो जो है ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपकी डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज का ये है क्वेश्चन, क्या है, होमवर्क के लिए है ये, होमवर्क के लिए। इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स। और क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दीप लर्न एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।